वाईफाई मतलब ये शब्द आज हवा और पानी जितना जरूरी हो गया है ना? बिल्कुल। घर, ऑफिस, कैफे, एयरपोर्ट्स मतलब कहानी है। हम इसे हर रोज हर घंटे इस्तेमाल करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है और हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? सही बात है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, वाईफाई के सफर को शुरू से समझना। ये कहानी सिर्फ स्पीड बढ़ाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है नई नई चुनौतियों से निपटने की। पहले चुनौती थी तारों से छुटकारा पाना, फिर आई भीड़ में सबको कनेक्शन देने की, और आज चुनौती है वायरलेस को तार जितना ही भरोसेमंद बनाने की। तो इसके पहले स्टैंडर्ड से लेकर भविष्य के वाईफाई 8 तक हम सब कुछ जानेंगे। बिल्कुल, और ये सफर कमाल का रहा है। वाईफाई असल में IEEE 812 मानकों पर आधारित एक, कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स का परिवार है, और पिछले कोई 25 सालों में हम 2 Mbps से बढ़कर 2 Mbps? हाँ, सिर्फ 2 Mbps से बढ़कर 46 Gbps तक पहुंच गए हैं। ये 1000 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है, मतलब एक जबरदस्त तकनीकी छलांग। तो चलिए फिर सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हमारे पास इतने अच्छे, स्थिर, भरोसेमंद वायर्ड नेटवर्क थे, तो हमें वायरलेस की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब तारों से आजादी की इतनी जल्दी क्या थी? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला और सबसे बड़ा फायदा था मोबिलिटी। मोबिलिटी? हाँ। सोचिए, उस दौर में ऑफिस में काम करने का मतलब था अपनी डेस्क से एक लंबे से तार के साथ बंधे रहना। वायरलेस ने हमें आज़ादी दी। आप लैपटॉप लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में जा सकते हैं, सोफे पर बैठकर काम कर सकते हैं। और आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इसने काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसे लगाना मतलब डिप्लॉय करना भी ज्यादा आसान रहा होगा। दीवारों में छेद करके केबल बिछाने का झंझट ही खत्म। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दूसरा बड़ा कारण था, तैनाती में आसानी और गति। किसी पुरानी इमारत में या किसी अस्थायी ऑफिस में केबलिंग करना एक बहुत बड़ा और महंगा काम होता है। हाँ, सही बात है। वायरलेस ने इसे बहुत आसान बना दिया। बस कुछ एक्सेस पॉइंट्स लगाइए और आपका नेटवर्क कुछ ही घंटों में तैयार। और तीसरा कारण शायद लचीलापन होगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, आज ये टीम यहाँ बैठ रही है, कल कहीं और। तारों के साथ तो ये मुमकिन ही नहीं था। एकदम सही। यही लचीलापन इसकी सफलता का तीसरा स्तंभ बना। एक मीटिंग रूम को तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करना हो या किसी इवेंट के लिए अस्थायी नेटवर्क बनाना हो, ये सब वायरलेस से ही संभव हुआ। और इसी वजह से एयरपोर्ट, होटल, कैफे जैसे हॉटस्पॉट्स इतने लोकप्रिय हुए, जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं और उन्हें बस एक आसान कनेक्शन चाहिए। ये तो समझ आ गया। तो अब जब जरूरत साफ हो गई है, तो चलिए उस शुरुआती दौर में चलते हैं। वाईफाई का जो बिल्कुल पहला रूप था वो कैसा था? यकीनन आज जैसा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सबसे पहला वाईफाई स्टैंडर्ड था IEEE 802.11, जो 1997 में आया था। 1997? हाँ, और आज के हिसाब से इसकी स्पीड तो कह सकते हैं मजाकिया लगेगी, सिर्फ 1 से 2 Mbps। सिर्फ 2 Mbps? हाँ। आज तो इससे एक अच्छी क्वालिटी की तस्वीर भी शायद डाउनलोड नहीं होगी। सही कह रहे हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के ISM यानी इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल बैंड पर काम करता था, और सिग्नल को साफ रखने के लिए इसमें DSSS और FSS जैसी शुरुआती तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। और यहीं पर पहली बार CSMA-CA प्रोटोकॉल को परिभाषित किया गया। CSMA-CA, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। नहीं, इसे आसान भाषा में बोलने से पहले सुनो का नियम समझिए। अच्छा। जैसे एक कमरे में बहुत से लोग हों तो हर कोई बोलने से पहले ये देखता है कि कोई और तो नहीं बोल रहा। वैसे ही हर डिवाइस डेटा भेजने से पहले ये जांचता है कि चैनल खाली है या नहीं, ताकि सब एक साथ डेटा भेजकर सिग्नल को जाम ना कर दे। वाह, ये तो बहुत सरल और असरदार तरीका है। तो 2 Mbps से शुरुआत हुई। जाहिर है ये ज्यादा दिन तो नहीं चला होगा। 1999 आते आते जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। 1999 एक बहुत ही दिलचस्प साल था। यहाँ वाईफाई एक दौराहे पर आ खड़ा हुआ और 2 अलग-अलग स्टैंडर्ड एक साथ आए। एक था 802.11b। 802.11b? हाँ, इसने स्पीड को 11 Mbps तक पहुंचा दिया, जो उस समय के लिए एक बड़ी छलांग थी। ये उसी लोकप्रिय 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता था, और इसकी उत्पादन लागत कम थी, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से घरों और दफ्तरों में फैल गया। और दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा था 802.11a।
ये भी 1999 में ही आया, लेकिन ये कहीं ज्यादा एडवांस था। अच्छा। इसकी स्पीड 54 Mbps तक थी और ये 5 गीगाहर्ट्ज के साफ सुथरे बैंड पर काम करता था, जहां माइक्रोवेव या कॉर्डलेस फोन जैसे उपकरणों का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इसमें पहली बार OFDM तकनीक का इस्तेमाल हुआ। OFDM? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भविष्य के वाईफाई की नींव बनने वाली थी। तो ये तो एक तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया का क्लासिक टकराव हो गया। एक तरफ 802.11b जो सस्ता और ज्यादा कंपैटिबल था, और दूसरी तरफ 802.11a जो महंगा लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ VHS बनाम बीटामैक्स जैसा। हाँ, आप बिल्कुल वैसा कह सकते हैं। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। 802.11b ने बाजार जीत लिया क्योंकि वो सस्ता था, लेकिन तकनीकी रूप से 802.11a की OFDM तकनीकी भविष्य थी। तो अब सवाल ये था कि इन दोनों दुनियाओं को एक साथ कैसे लाया जाए। और इसका जवाब जरूर अगले स्टैंडर्ड में मिला होगा। बिल्कुल। 2003 में आया 802.11g, जिसे हम वाईफाई 3 कहते हैं। ये एक तरह का शांति दूत था। शांति दूत। हाँ, इसने 802.11a की 54 Mbps की स्पीड और बेहतरीन OFDM तकनीक को लिया और उसे 802.11b के लोकप्रिय 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर ले आया। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पुराने 802.11b डिवाइस के साथ भी काम कर सकता था। इस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ने इसे जबरदस्त रूप से सफल बनाया और वाईफाई को घर घर तक पहुंचा दिया। मुझे याद है 2000 के दशक की शुरुआत में 802.11g वाला राउटर घर पर लगाना एक जादू जैसा लगता था। तार से आज़ादी। भले ही YouTube वीडियो 240p पर बफर होता रहता था, पर वो आज़ादी बहुत बड़ी बात थी। सही बात है। लेकिन जल्द ही 54 Mbps भी कम लगने लगा होगा। यहां से अगला बड़ा उछाल कब आया? अगला और शायद सबसे बड़ा उछाल आया 2009 में 802.11n यानी वाईफाई 4 के साथ। इसने खेल को पूरी तरह बदल दिया। पूरी तरह? हाँ, इसकी सैद्धांतिक स्पीड सीधे 600 Mbps तक पहुंच गई। ये पहला स्टैंडर्ड था जो 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड पर एक साथ काम कर सकता था। लेकिन इसका असली गेम चेंजर थी माइमो तकनीक। माइमो? हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो यही वो तकनीक है जिसके कारण हम अचानक से सिर्फ ईमेल चेक करने से आगे बढ़कर अपने लैपटॉप पर वीडियो स्ट्रीम करने लगे। बिल्कुल। माइमो ने वायरलेस को सिर्फ सुविधाजनक से जरूरी बना दिया। इसे ऐसे समझिए कि जैसे पहले डेटा के लिए सिर्फ एक लेन वाली सड़क थी। माइमो ने एक ही समय में एक से ज्यादा एंटेना का इस्तेमाल करके उस सड़क को एक मल्टी लेन हाईवे में बदल दिया। इससे न सिर्फ स्पीड कई गुना बढ़ी, बल्कि सिग्नल की रेंज और स्थिरता में भी जबरदस्त सुधार हुआ। तो वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग जैसी भारी भरकम चीजें पहली बार वायरलेस पर भरोसेमंद तरीके से संभव हुई। एकदम सही। अब यहां से गीगाबिट स्पीड की बातें शुरू हो गई होंगी। 2013 में आया वाईफाई 5 यानी 802.11ac। इसने क्या नया किया? वाईफाई 5 का मुख्य फोकस था वेरी हाई थ्रूपुट। इसकी स्पीड 3.5 Gbps से लेकर लगभग 6.9 Gbps तक पहुंच गई। और इसने एक जरूरी फैसला लिया और मुख्य रूप से 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज पर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड अब तक ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रोवेव्स और पड़ोसियों के वाईफाई सिग्नल्स की वजह से बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाला हो गया था। मतलब 5 गीगाहर्ट्ज एक खुला एक्सप्रेसवे था, जबकि 2.4 गीगाहर्ट्ज शहर की तंग गलियां बन चुका था। मेगाहर्ट्ज तक बढ़ा दिया गया और DLMU मेमो को सपोर्ट किया गया। DLMU मेमो? इसका मतलब था कि राउटर एक ही समय में एक से ज्यादा यूजर्स को डेटा भेज सकता था, जिससे सबकी स्पीड बनी रहती थी। स्पीड तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो रही थी। आज एक घर या ऑफिस में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट स्पीकर, घड़ी, मतलब दर्जनों डिवाइस एक साथ कनेक्ट होते हैं। ऐसे में परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। क्या इसी समस्या को हल करने के लिए वाईफाई 6 आया? आपने सही नस पकड़ी है। 2019 में आए 802.11ax यानी वाईफाई 6 का फोकस सिर्फ टॉप स्पीड पर नहीं, बल्कि भीड़भाड़ वाले वातावरण में कुशलता पर था। एफिशिएंसी पर? हाँ, एफिशिएंसी। इसकी टॉप स्पीड 9.6 Gbps थी, लेकिन इसकी असली ताकत एक नई तकनीक में थी जिसका नाम है OFDMA। OFDMA? ये OFDM से कैसे अलग है? मुझे लगा था कि
वो तकनीक तो पहले ही आ चुकी थी। ये OFDMA का ही एक स्मार्ट वर्जन है। देखिए, OFDMA को एक डिलीवरी ट्रक समझिए, जो एक बार में सिर्फ एक ही घर का सामान ले जा सकता था, चाहे वो पैकेट छोटा हो या बड़ा। ठीक है। OFDMA ज्यादा कुशल है। ये एक ऐसा ट्रक है जो एक ही बार में कई अलग-अलग घरों के छोटे-छोटे पैकेट एक साथ लेकर जा सकता है। यानी ये एक चैनल को कई यूजर्स के बीच कुशलता से बांट सकता है। अच्छा, तो ये वही तकनीक है जिसके आने के बाद स्टेडियम या एयरपोर्ट जैसी भीड़ वाली जगहों पर वाईफाई सच में काम करने लगा। पहले तो वहां कनेक्ट होना ही एक जंग होती थी। बिल्कुल। OFDMA का मकसद ही यही था कि जब सैकड़ों डिवाइस एक साथ छोटे-छोटे डेटा पैकेट भेज रहे हों, तो नेटवर्क जैम ना हो जाए। और फिर वाईफाई 6E ने इसमें एक और बड़ा सुधार किया। वो क्या? इसने एक नया 6 गीगाहर्ट्ज बैंड भी खोल दिया। ये एक तरह से वाईफाई के लिए एक नया चमचमाता हुआ हाईवे बनाने जैसा था, जिस पर कोई पुराना ट्रैफिक नहीं था। और अब हम आ गए हैं आज के दौर में वाईफाई 7 या 802.11b जो 2024 में आया है। सुना है ये बहुत ही ज्यादा तेज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वाईफाई 7 को एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट कहा जाता है। इसकी सैद्धांतिक स्पीड 46 Gbps तक है, जो वाईफाई 6 से लगभग 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना? जी। इसमें चैनल की चौड़ाई 2 गुनी होकर 320 मेगाहर्ट्ज हो गई है और माइमो की क्षमता बढ़कर 16x16 हो गई है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खासियत है MLO। मल्टी लिंक ऑपरेशन। ये सुनने में तो बहुत जटिल लग रहा है। मतलब मेरा फोन अब एक साथ 3 वाईफाई नेटवर्क से जुड़ेगा। ये असल में काम कैसे करेगा? आपकी समझ काफी करीब है। MLO का मतलब है कि आपका डिवाइस एक ही समय में 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज तीनों बैंड पर एक साथ डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। एक साथ? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपकी कार के लिए 3 अलग-अलग हाईवे एक साथ खोल दिए गए हों। अगर एक हाईवे पर ट्रैफिक जैम है, तो आपकी कार तुरंत दूसरे हाईवे का इस्तेमाल कर सकती है, बिना रुके। वाह! इससे लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है और कनेक्शन की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। तो ये तो ऑनलाइन गेमिंग, 8K वीडियो स्ट्रीमिंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों के लिए एक बड़ा वरदान है, जहां एक सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से MLO वाईफाई को वायर्ड कनेक्शन के प्रदर्शन के और भी करीब ले आता है। अच्छा, वाईफाई के इस विकास ने हमें सार्वजनिक हॉटस्पॉट की सुविधा दी है। मुझे याद है 2004 में मैसूर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बना था। हाँ, सही। और आज तो ये हर जगह है। लेकिन क्या ये उतने ही सुरक्षित हैं जितने सुविधाजनक? ये एक दोधारी तलवार है। सुविधा तो है, लेकिन खतरे भी कम नहीं है। ज्यादातर सार्वजनिक नेटवर्क्स जैसे कि कैफे या एयरपोर्ट पर मिलने वाले एन्क्रिप्टेड नहीं होते। एन्क्रिप्टेड नहीं होते? जी, इसका मतलब है कि आपके डिवाइस और राउटर के बीच भेजा जा रहा डेटा हवा में खुला पड़ा है, जिसे कोई भी देख सकता है। कोई भी? इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं? पहला और सबसे आम खतरा है डेटा चोरों का। साइबर अपराधी उसी नेटवर्क पर बैठकर एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपके फोन या लैपटॉप से गुजरने वाली हर जानकारी, जैसे आपके पासवर्ड्स, ईमेल या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को देख और चुरा सकते हैं। ओह! इसे मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। दूसरा खतरा ये है कि अपराधी सार्वजनिक राउटर को ही हैक करके आपके डिवाइस में मैलवेयर डाल सकते हैं। ये तो बहुत डरावना है। तो सलाह क्या है? क्या हमें पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? बंद करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 1, सार्वजनिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग, शॉपिंग या कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें आप निजी जानकारी डालते हों। कभी नहीं? हाँ, इसके लिए हमेशा अपने मोबाइल डेटा या किसी सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करें। और अगर बहुत ज़रूरी हो तो एक अच्छे VPN का इस्तेमाल करें, जो आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके एक सुरक्षित सुरंग बना देता है। ये बहुत जरूरी सलाह है। अब भविष्य की ओर देखते हैं। वाईफाई 7 पहले से ही इतना शक्तिशाली लगता है, तो वाईफाई 8 का लक्ष्य क्या है? क्या अब भी सिर्फ स्पीड बढ़ाना ही मकसद है? नहीं, अब फोकस पूरी तरह से बदल रहा है। वाईफाई 8, जिसका स्टैंडर्ड नाम IEEE P802.11bn है। 11bn? हाँ, और जिसे 2028 के आसपास अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, उसका नया मंत्र है अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी, UHR। अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी? जी, यहाँ पर जोर अधिकतम गति पर नहीं, बल्कि वायर्ड ग्रेड विश्वसनीयता पर है। वायर्ड ग्रेड विश्वसनीयता
मतलब एक ऐसा वायरलेस कनेक्शन जो ईथरनेट केबल जितना ही भरोसेमंद हो, बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के। बिल्कुल। लक्ष्य एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क बनाना है जो सबसे मुश्किल हालात में भी, जहां बहुत ज्यादा भीड़ और हस्तक्षेप हो, एक तार वाले कनेक्शन जैसा प्रदर्शन करे। इसके लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। थ्रूपुट में 25% की वृद्धि, लेटेंसी में 25% की कमी और पैकेट लॉस में 25% की कमी। और इसे हासिल करने के लिए किस तरह की तकनीक पर काम हो रहा है? इसके लिए मल्टी एपी कोऑर्डिनेशन जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है, जहां आपके घर या ऑफिस के कई एक्सेस पॉइंट मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, ताकि आपके डिवाइस को हर कोने में सबसे बेहतर सिग्नल मिले। साथ ही बेहतर रोमिंग पर भी फोकस है, ताकि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो आपका वीडियो कॉल एक पल के लिए भी ना अटके। तो इसका मतलब यह है कि वाईफाई 8 का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें नए राउटर और फोन खरीदने होंगे। हाँ, वाईफाई 8 के सर्टिफाइड डिवाइस की जरूरत तो होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमेशा की तरह बैकवर्ड कंपैटिबल होगा। अच्छा। यानी ये पुराने वाईफाई 6 और 7 डिवाइस के साथ भी काम करेगा, बस आपको वो नई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और ये मौजूदा 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का ही इस्तेमाल करना जारी रखेगा। तो आज हमने वाईफाई के 2 दशकों से भी ज्यादा के सफर को देखा। 2 MBPS की एक मामूली शुरुआत से लेकर 46 GBPS की रफ्तार और अब अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी के भविष्य तक। ये वाकई सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे तकनीक हमारी ज़रूरतों के हिसाब से लगातार विकसित होती है, चाहे वो भीड़ में बेहतर कनेक्शन देना हो या मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए एक भरोसेमंद नेटवर्क बनाना हो। और ये विकास यही नहीं रुकने वाला। भविष्य में हम AI और मशीन लर्निंग का एकीकरण देखेंगे, जो नेटवर्क को और स्मार्ट बनाएगा। आपका राउटर खुद ही सीखेगा कि किस डिवाइस को कब कितनी बैंडविड्थ की जरूरत है। हम शायद मिलीमीटर वेव जैसे नए बैंड का भी इस्तेमाल देखेंगे। तो यहाँ मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब वायरलेस कनेक्शन इतने विश्वसनीय हो जाएंगे कि वे वायर्ड कनेक्शन की तरह ही भरोसेमंद हो, तो ये हमारे काम करने, खेलने और संवाद करने के तरीके को कैसे बदलेगा? क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की रेखा उन कामों के लिए भी धुंधली हो जाएगी जिनके लिए हम आज भी एक तार पर भरोसा करते हैं, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या शायद रिमोट सर्जरी? इस पर सोचिएगा जरूर।